मुर्तजा जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वॉर की खबरें आप लगातार कवर भी करते आए हैं और हमारी कच्चा चिट्ठा टीम का बहुत बड़ा हिस्सा भी है मुर्तजा जी, तो आपसे बारीकी से हम समझना चाहेंगे इस युद्ध को अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें पहले देखना होगा कि इजराइल का रिएक्शन क्या है। 100 मिसाइल पहले राउंड में मारी गई हैं। इजराइल का कहना है ये पहली खेप है, तो 100 मिसाइल मारी गई हैं। कौन सी मिसाइल हैं? जब 13 अप्रैल को ईरान ने हमला किया था तब उसने बता के हमला किया था एक तरह से, और 5 घंटे का सफर जो ड्रोन और फिर मिसाइल का अटैक हुआ था, तो इजराइल के पास बहुत ज़्यादा वक्त था। अब जो हम देख रहे हैं वो ये कि जो हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, क्या इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके 3 लेयर जो हैं, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, क्या जो इम्पैक्ट हुआ है, क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्या इनको रोकने में कामयाब हुए हैं? पहला सवाल ये। और दूसरी बात यह है कि साथ में अमेरिका भी है, उसकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो मेडिटेरेनियन में हो, चाहे वो रेड सी में हो, क्या वो इनको इंटरसेप्ट कर पाए हैं? और दूसरी बात एक और जो ज़रूरी है वो ये है कि अगले राउंड में ईरान किस तरह की मिसाइल दागेगा। मुमकिन है कि इस बार जो मिसाइल दागी हैं, पहले राउंड में उसने जो उसकी इमाद या फिर सेजुअल मिसाइल हैं, जो करीब करीब 1800 या 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल हैं, पहले इनको दागा हो, और ताकि उसे पता चल पाए कि जो इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है। और अगर दूसरे राउंड की मिसाइल फायर की जाती हैं तो इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो सकती हैं, और साथ में जो इसकी खुर्रम शहर मिसाइल जो है, जिसकी रेंज भी 1800 से 2000 किलोमीटर है, वो दागी जा सकती हैं। तो जो अगला राउंड है उस पर अमेरिका और इजराइल की नजर होगी। जी मुर्तजा जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त जहन के अंदर हैं, और जो मिसाइलें लगातार यहाँ पर दागी जा रही हैं ईरान की ओर से, क्योंकि ईरान एक एक कदम बहुत फूक फूक कर आगे ले रहा है, लेकिन हमले यहाँ पर उसकी ओर से शुरू कर दिए गए हैं। ये हमले अब कब तक थमेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान आखिर क्या आखिरी दम तक पूरी जान लगाकर यहाँ पर इजराइल को खत्म करने की राह पर अब आगे बढ़ चुका है, और इजराइल उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है ये भी निर्भर करता है, क्योंकि ईरान, जैसा कि इससे पहले जो ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, इजराइल भले ही छोटा देश है लेकिन मजबूत है, उसकी जो तकनीक है वो बेहद मजबूत है, और ईरान जो कि ऐसा देश है जहां पर बहुत सोच समझकर वो कदम उठाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, और अगर इजराइल की ओर से उन पर हमला किया जाता है तो ईरान एक तरीके से खत्म होने की कगार पर आगे बढ़ सकता है। और यही कारण है कि ईरान कोई भी कदम अगर उठाएगा तो बहुत फूक फूक कर उठाएगा। तो यहाँ पर कई सारे सवाल हैं, हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नागरिकों को बम शेल्टर के अंदर भेज दिया है इस वक्त इजराइल में, क्योंकि हमले की आशंकाएं हैं। रात भर हो सकता है ये, अब जितने भी घंटे आगे चलते जाएं वो इजराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वक्त लेकर आए, क्योंकि कई हमले ईरान की ओर से अब तक किए जा चुके हैं। इससे पहले न्यूज़ 18 के साथ वहीं के एक नागरिक, इजराइल के एक नागरिक ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 1000 से 1500 मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन क्योंकि वहां का जो आयरन डोम सिस्टम है बेहद मजबूत है और जमीन पर सीधे कोई भी मिसाइल अगर आएगी तो टकराती नहीं है। हालांकि वो तब हालात हो सकते हैं या रॉकेट या इन सब तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो उस दौरान ऐसे हालात बन सकते हैं जब इजराइल को नुकसान पहुंचे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी कोई नुकसान फिलहाल इजराइल का नहीं हुआ है, और जितने भी नागरिक वहां पर हैं उनको वापस बंकर्स में भेजा जा रहा है ताकि वो महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। वहां के लोगों के लिए एडवाइस भी बाकायदा जारी कर दी गई है। तस्वीरें देखिए और आप भी समझिए इस वक्त क्या हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं। इजराइल में लोग इस वक्त दहशत में हैं, डरे हुए हैं, और उनको इस बात की आशंका कहीं ना कहीं पहले से ही थी कि ये हमला उन पर भी पलट कर आ सकता है जो वो हिजबुल्लाह पर कर रहे हैं, जो वो लेबनान पर कर रहे हैं। पहले पेजर के थ्रू हमला किया गया, फिर कई सारे मिसाइलें वहां पर भी दागी गई, और काफी नुकसान उस वक्त हिजबुल्लाह को हुआ। हिजबुल्लाह के जो मेन कमांडर थे हसन नसरल्लाह, उनको खत्म कर दिया गया इजराइल की ओर से। यही कारण है कि ईरान का जो गुस्सा है और ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर साफ नजर आया, और ईरान के इस बढ़ते हुए गुस्से का ही असर है जो इस वक्त हम सब देख रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमले यहाँ पर किए गए हैं, और इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपनी सेना को भी अलर्ट कर दिया है। अमेरिका ने सैनिकों से कहा है कि वो इजराइल की मदद करें, और इजराइल की मदद के लिए किसी भी वक्त अमेरिकी सेना पहुंच सकती है, क्योंकि इजराइल वही देश है जिसकी मदद वो लगातार करते आ रहे हैं, चाहे हमास के साथ युद्ध रहा हो इजराइल का और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध रहा हो इजराइल का। इसके पहले भी एक बीच में एक हमला यहाँ पर ईरान की ओर से पहले भी इजराइल पर किया गया था, लेकिन तब अमेरिका ने कहीं ना कहीं इजराइल को उस वक्त कह दिया था कि अब उसको ये हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि युद्ध बहुत बुरे दौर में जा सकता है। लेकिन अब वही दौर यहाँ पर खुद को दोहरा रहा है जब ईरान ने अब एक के बाद एक कई सारे हमले यहाँ पर कर दिए हैं।
तो हमले यहाँ पर बहुत सारे किए जा चुके हैं, लेकिन ये हमले कब थमेंगे ईरान के, सबसे बड़ा सवाल यही है। और नीरज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज से हम बातचीत यहां पर करेंगे। नीरज, क्या ताजा अपडेट फिलहाल वहां से निकलकर सामने आ रही है? जो एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए वो क्या कहती है? देखिए शिवानी, आज रात भर पूरे इजराइल के लोग, मैं दक्षिण के ही लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दक्षिण का जो इलाका है, जो डेड सी के आसपास है, जो रेड सी के आसपास है, जो कि जॉर्डन के नजदीक है, जो इजिप्ट के नजदीक है, उन इलाकों में मिसाइल नहीं पहुंचा। लेकिन बाकी जो इजराइल के सबसे समृद्ध इलाके, जिसमें तेल अवीव है, जेरूसलम है, हाइफा है, इसके अलावा नहारिया है, वहां तमाम जगहों पे, यानी नॉर्थ इजराइल से ले ले, अगर लेबनान बॉर्डर से ले ले, उसके बाद पूरे सेंट्रल इजराइल में, जेरूसलम में बार बार कह रहा हूं कि ईरान से नजदीक का इलाका है, उन तमाम इलाकों के लोग इस वक्त अपने घरों के बंकर में छुपे, और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज पूरे रात भर वो अपने बंकरों में छुपे रहेंगे। हर घर में वहां बंकर होते हैं। वो होटल की बात करें, घरों की बात करें, होटल के लोग हैं। जब हम लोग भी तेल अवीव में मौजूद थे, आपको याद होगा, जब हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट या हमास की तरफ से रॉकेट दागे जाते थे, तब जो है उन्हीं बंकर में छिपते थे। तो आज इजराइल के तमाम लोग, 1 करोड़ लोग, जो कि वहां की आबादी है, और जेरूसलम सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद तेल अवीव का शहर है, वहां के लोग इस वक्त बंकरों में छुपे हैं। 2-3 लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनकी तरफ से साफ कहना था कि पिछली बार यानी 13 अप्रैल के जिस हमले का जिक्र मुर्तजा भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उस समय 300 मिसाइल के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, उसमें क्रूज मिसाइल भी था, उसके जरिए ये हमला हुआ था। लेकिन उस हमले से ये बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि सायरन की आवाज जितनी बड़ी होती है, हमला उतना बड़ा होता है। तो 1000 से 1500 मिसाइल दागे गए होंगे ईरान की तरफ से। दूसरी अहम बात आपको बता दें कि इजराइल देखेगा कि कितना नुकसान हुआ और उसके बाद वो जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर लोगों की मौत हुई है इस हमले में, देखिए आयरन डोम जो सिस्टम है वो बहुत हद तक कामयाब था गाजा के पास, वो सारे रॉकेट को इंटरसेप्ट करके मार गिराते थे। लेकिन आपको याद होगा जब पहली बार 7 अक्टूबर को एक के बाद एक करीब 2000 रॉकेट छोड़े गए थे, तो आयरन डोम भी फेल हो गया था। बहुत सारे आयरन डोम, क्योंकि आप अगर एक साथ बहुत सारे रॉकेट छोड़ देंगे तो आयरन डोम की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा के बाद वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। कुछ रॉकेट रिहायशी इलाके में, खाली इलाके में, समंदर में, क्योंकि इजराइल एक तरफ से पूरा उसका जो पश्चिमी हिस्सा है इजराइल का, वो भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, तो उन इलाकों में भी बहुत सारे मिसाइल चले जाते हैं, रॉकेट चले जाते हैं। सारी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन 11:11 हो रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमें पता है कि ये वक्त है जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अब दुनिया को जाग जाना होगा, क्योंकि खबर आ रही है वो ईरान के 100 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की खबर आ रही है इजराइल की तरफ। एक के बाद एक आप समझिए ये मिसाइल दागी गई है। इसका मतलब ये है कि अब तीसरा फ्रंट भी इजराइल की तरफ खुल गया है, और अब ये क्या बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। लेबनान एक तरफ था, दूसरी तरफ गाजा आपको पता है, और अब तीसरी तरफ ईरान। ईरान ही वो जमीन थी जहां पर हमास के सर्वोच्च नेता को मार गिराया था इजराइल ने, और उसके बाद लेबनान, एक के बाद एक पेजर में धमाके हुए। उसके बाद ईरान की तरफ से ये कहा गया कि इसका बदला लिया जाएगा, तैयारी पूरी रखें। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आने वाली सुबह बहुत ज्यादा चिंताजनक होने वाली है। बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार यहां इजराइल पर हमले किए गए हैं। इनफैक्ट यही वो टाइम था जब मैं खुद इजराइल में मौजूद थी। आयरन डोम यानी पूरे इजराइल में, खासकर उन इलाकों में जहां पर बार बार गाजा पट्टी से, गाजा स्ट्रिप से हमले किए जाते हैं, रॉकेट दागे जाते हैं, तो ये आयरन डोम सिस्टम ऐसा है कि इंटरसेप्ट कर लेता है और हवा में ही मिसाइल को नेस्त नाबूद कर देता है, और उसके बाद सायरन बजता है, और सायरन का मतलब यह है कि मिसाइल नेस्त नाबूद हो गई है, इसके टुकड़े किसी भी वक्त इजराइल की सरजमी पर गिर सकते हैं। और इसीलिए पूरे इजराइल को जहां जहां मिसाइल का अटैक हुआ होता है या टारगेट किया गया होता है मिसाइल को, वहां उन इलाकों में बंकर में जाकर छुपना होता है। और अभी इजराइल का मैप ये बता रहा है कि A to Z यानी कोई ऐसा इलाका छूटा नहीं है जो अभी सायरन से गूंज ना रहा हो। पूरा इजराइल ये समझ लीजिए इस वक्त बंकर में है। मुर्तजा मेरे साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।
इन सारी खबरों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। ये 100 बैलिस्टिक मिसाइल के माने क्या है, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को अगर आसान भाषा में समझा पाए तो। देखिए, इजराइल से ईरान की दूरी जो है, नियरेस्ट बॉर्डर जो है वो 1800 किलोमीटर है। हाँ। ये पूरा इसका जो वेस्टर्न फ्लैंक जो है ईरान का, हाँ। ईरान ने यहाँ पर 80 के दशक में अपना जो डिफेंस जो है काफ़ी मजबूत किया था। कई यहाँ पर अपने जो बेस अपने बनाए हैं और मुमकिन है कि इसी बेस में से किसी से हमला किया गया है, क्योंकि ये जो बेस हैं ये उस वक्त इराक में सद्दाम हुसैन की सेना से लड़ने के लिए यहाँ पे तैयारी की गई थी। तो मुमकिन है कि इन्हीं बेस से यहाँ पर इजराइल में हमला किया गया है और मुमकिन है कि जो इमाद या फिर सेजिल जो हैं, जो इनकी पुरानी मिसाइल जो हैं, वो पहले खेप में, जैसे ईरान बोल रहा है कि ये पहला राउंड है, हाँ। वो मिसाइल दागी गई हो और उसकी जो ज़्यादा घातक हथियार हैं, ज़्यादा घातक मिसाइल हैं, वो अब भी वो इस्तेमाल करे, क्योंकि वो देखना चाहेगा कि इजराइल पहले रिएक्ट कैसे करता है, उसका कौन सा एयर डिफेंस। ये जो 1800 किलोमीटर का फासला बताया जा रहा है, यही वो इलाका है जहां हिजबुल्लाह के जितने भी आतंकी है वो यहीं डेरा जमाए हुए हैं? नहीं, इस वाले इलाके में देखिए, ये जो इलाका है ये ईरान का इलाका है, ये हाँ। इराक है और ये लेबनान है। हाँ। तो इस वक्त जो इजराइल और लेबनान के बीच में जो जंग चल रही है वो इस बॉर्डर पे है। ईरान पे आरोप लगता है कि वो हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग देता है, फंडिंग करता है। ईरान इसको इनकार करता है, लेकिन ये दुनिया जानती है कि ईरान के और हिजबुल्लाह के रिश्ते बहुत पुराने हैं, 80 के दशक में हैं। ईरान वो ताकत है जिसने हिजबुल्लाह को खड़ा करने में मदद किया। मतलब सोचिए, हमास का लीडर जब जा रहा है, नई गवर्नमेंट वहां पर शपथ लेने वाली है और उसको वहां पर असैसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये देखिए इजराइल का नक्शा इस वक्त आपको दिखा दे। ये जो मैं आपको बता रही थी ना, मुर्तजा भी इसे अच्छे से समझा पाएंगे। ये पूरा इलाका आप देख लीजिए, इस वक्त जो है ये रेड अलर्ट है। अलर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर सायरन बज रहे होंगे लगातार, कोई एक नुक्ता नहीं छूटा है। इसका मतलब ये है कि ये जो मिसाइलें दागी गई है मुर्तजा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब टारगेट पूरा का पूरा इजराइल है, कोई एक इलाका नहीं है। बिल्कुल, देखिए हैफा शहर है, ठीक है, हैफा को टारगेट नहीं किया गया, मुझे ताज्जुब है। हैफा जो है दूसरा सबसे बड़ा शहर है, 2.5 लाख की आबादी है। तेल अवीव यहाँ पर है और यहाँ 4.5 लाख की आबादी है, ये यहाँ का पावर सेंटर है। लेकिन हैफा पे अगर यहाँ पर अगर नहीं दिखाया गया है कि निशाना बनाया है तो ताज्जुब वाली बात है। तेल अवीव को बनाया गया है और जो अश्कलोन वगैरह यहाँ पे शहर हैं उनको बनाया गया है। तो ईरान का फोकस जो है वो अब भी मेरे ख्याल से तेल अवीव पे ज़्यादा है। जेरूसलम के इलाकों में भी आप देखिए, यहाँ पर अलर्ट साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। जहां पर मस्जिदुल अक्सा है, जहां पर आप देख लीजिए तीनों जो एब्रामिक रिलीजन्स है वो इसी इलाके से, इसी जेरूसलम से निकले हैं और यहीं पर लगातार ये टसल बरा रहता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने मदद की बात कह दी है, मदद इजराइल की जाएगी अमेरिका की तरफ से। रेड सी में वैसे भी लगातार मूवमेंट और लगातार हलचल देखने को मिल रही थी। किसी भी वक्त अमेरिकी सेना अब मोर्चा संभालते हुए आपको नजर आ सकती है। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है, बार बार अमेरिका की तरफ से सचेत किया जा रहा था इजराइल को। इजराइल ने बार बार ये भी कहा कि मैं अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अमेरिका खाड़ी में मौजूद सैनिकों को मदद के लिए आदेश दे चुका है। अमेरिका ने हमले की जो आशंका जताई थी वो अब सही साबित हुई है। मुर्तजा, आने वाले दिन क्या हम देख सकते हैं कि नया एक फ्रंट जो ओपन हुआ है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल जो है रूस के प्रधानमंत्री ईरान गए थे, तो पुतिन का मैसेज लेके गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद आज ईरान हमला करता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज रूस की तरफ से भी आया होगा। ज़रूर चाह रहे होंगे कि तनाव कम हो, लेकिन ईरान ने आज हमला कर दिया। अब जो विजुअल हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, उसमें मुझे दिख रहा है कि कुछ जहाज खड़े हुए हैं। अब उस विजुअल्स हम देख रहे हैं, कुछ जहाज खड़े हुए हैं। मुमकिन है ये कोई इजराइल का हवाई अड्डा है, हो सकता है ये तेल अवीव का एयरपोर्ट हो या फिर कोई और एयरबेस हो। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मिसाइल है वो इम्पैक्ट कर रही हैं, यानी कि इजराइल की मिसाइल जो हैं उन्होंने इजराइल को निशाना बनाया है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल का कुछ हद तक कामयाब हुआ होगा, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो देख रहे हैं। इसकी वजह है कि इजराइल के खिलाफ जो ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बेहतर की है।
मल्टीपल वॉरहेड जो है वो टेक्निक जो है वो ईरान के पास आ गई है और उसने खुर्रम शहर जो मिसाइल है खासकर उसमें एक मिसाइल में 4 वॉरहेड लगते हैं और यहां पर हम देख सकते हैं कि बस मुर्तजा मैं 1 सेकंड रोक रही हूं, कैम 3 से कहूंगी जरा जूम करके बताइए। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कुछ देर पहले जो विजुअल डाला गया है 8 सेकंड का ये विजुअल है और ये विजुअल बता रहा है कि जेरूसलम की दीवार के ऊपर से ये ईरान की मिसाइलें दिखाई जा रही है। ये इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से अभी कुछ देर पहले रॉ फुटेज आई है, 8 सेकंड की ये रॉ फुटेज ये बता रही है। ये देखिए, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जूम नहीं हो रहा है लेकिन ये देखिए, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है ये जेरूसलम की दीवार है और नीचे लिखा हुआ है वॉच एन इरानियन मिसाइल रेन ओवर द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम। बार बार ये तस्वीरें ईरान की के अटैक की इजराइल के डिफेंस फोर्स की तरफ से, इजराइल एज अ कंट्री की तरफ से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भेजी जा रही है, पोस्ट की जा रही है। 100 बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त दागी गई है इजराइल पर। इस वक्त आयतुल्ला अली खामेनी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये हिंदी में ट्वीट है उनका, लिखा है कि अल्लाह की राह में शहादत उनके लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम का परचम लहराने के लिए जिहाद में गुजार दी, ये एक अजीम इनाम है। ये ट्वीट किया है। इसका मतलब है कि ईरान जानता है कि इजराइल की तरफ से जो जवाब आएगा और ईरान इसके लिए पूरी तरह तैयार होगा, इसमें कोई शक नहीं। और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, वो भी इस तरफ इस वक्त जो हैं वो एक्टिव होंगे और वो खासकर अमेरिका के जो 5वां बेड़ा जो है वो जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में है, USS अब्राहम लिंकन जो है वो अपने तमाम मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ मौजूद है और मुमकिन है और कि रोक रही हूँ 1 सेकंड, बड़ी खबर आ रही है इजराइल की तरफ से, कहा गया है कि 10 मिलियन लोगों को एक साथ ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। अब ये समझ लीजिए कि USA ये कह रहा है कि हम मदद को तैयार है, वहां खाड़ी में खड़े और मौजूद सैनिकों को आदेश दे दिया गया है कि मदद के लिए आगे आ जाए। अब ये जो है पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट रशिया को भी इस तरफ आकर्षित कर सकता है। कैसे आकर्षित कर सकता है कि देखिए, अब एक तरफ मोर्चा यहां खड़ा होगा अमेरिका का, रशिया का, इजराइल का, और दूसरी तरफ वो तमाम ममालिक यानी तमाम मुल्क नजर आएंगे, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो बाकी तमाम मुस्लिम कंट्रीज हो, क्योंकि सऊदी अरब ने अब तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं। ये कहा है कि जो परेशानी वहां पर हो रही है फिलिस्तीन को लेकर, वो हमारे इलाके की परेशानी नहीं है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो अब बड़े और खतरनाक कल की तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब ये वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। हालांकि रशिया इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा क्योंकि यूक्रेन में उसकी इस वक्त जो है सेना पूरी तरह से थकी हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ यहां अगर वो एक और मोर्चा खोलता है तो रशिया के लिए ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। कुल मिलाकर किसी भी वक्त अब अमेरिकी सेना मदद के लिए पहुंच सकती है। कल सुबह अब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा हमला अब सारे के सारे आयामों को अपने में समेट लेगा। इस वक्त इजराइल में एक इमरजेंसी बैठक चल रही है। चीफ ऑफ स्टाफ ये मीटिंग कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, आगे क्या बड़े फैसले लिए जाने हैं, इस पर इस चर्चा चल रही होगी। एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है इजराइल में इस बात को लेकर कि अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। पूरे के पूरे इजराइल को इस वक्त बंकर में अपने आप को महफूज रखना पड़ रहा है, और ये जो इमरजेंसी बैठक हो रही है वो भी बंकर ही में हो रही है। बंकर मतलब समझिए इजराइल में सिस्टम क्या है कि हर बिल्डिंग में मोटी मोटी दीवारों से एक इलाके को सेव किया जाता है। मतलब वहां चारों तरफ पूरा एक मकान है, मकान के किसी कोने में एक दीवार ऐसी बनाई जाती है और उसके ऊपर छत ऐसी डाली जाती है कि अगर मान लीजिए मिसाइल के टुकड़े या मिसाइल वहां पर आता भी है तो उससे उनको नुकसान नहीं होगा। और ऐसे ही बंकर्स आपको हर दूसरी बिल्डिंग में मिल जाएंगे। अभी इजराइल के इस अटैक के बाद पूरे इजराइल की वो 10 मिलियन पॉपुलेशन बंकर में है। RSN सिंह साहब हमारे साथ पूर्व फौजी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। RSN सिंह साहब, आपने जब ये खबर सुनी होगी, आई एम श्योर 10 तरीके के ख्यालात जहन में आए होंगे, क्योंकि अब जो होने वाला है वो वाकई बहुत खतरनाक दिनों की तरफ इशारा कर रहा है।
नहीं, इसकी उम्मीद तो थी बिल्कुल, क्योंकि जब नसरुल्लाह को इन्होंने एलिमिनेट किया तो जाहिर सी बात थी कि ईरान का क्रेडिबिलिटी का सवाल था। और ये तो नहीं है कि पहली बार ये मिसाइल्स का हमला हो रहा है। आपको मालूम है ना, उसकी इसके पहले भी आपने देखा होगा कि पूरे ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला हुआ था इजराइल के ऊपर में। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जहां तक विश्व युद्ध की बात है तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया भी मतलब काफी थक चुका है और वो किसी स्थिति में नहीं है कि इस पे इंटरवीन करे। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना इसमें इंटरवीन करेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये ईरान की क्रेडिबिलिटी है, इसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप लोग कह रहे हैं ना कि कल सुबह इस पे बात करेंगे, कल सुबह बात करें, परसों सुबह बात करें। ये ईरान देखिए एक कंट्री है जो कि क्या मैं कहूँ, जो खुमैनी जहाँ भी ये फंडामेंटलिस्ट वो होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डिफेंस के वेपन्स के जो इजाद होते हैं, जो उनका वो प्रोडक्शन होता है, वो उसके कई लिमिटेशंस होते हैं। आप पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये दुनिया में जो लड़ाई हो रही, ये पूरी जो युद्ध आप देख रहे हैं, युद्ध वाली स्थिति, तो ये तेल के लिए हो रही है और ये हथियार बेचने के लिए हो रही है। मैं आपको बस रोक रही हूँ क्योंकि लगातार वहां से बड़ी खबरें आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीफ ऑफ स्टाफ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं इसराइल में, बंकर में ही ये बैठक हो रही है। लेकिन कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले एडमिरल डैनिया हगारी ने ये कहा है कि अटैक अब बंद हो गए हैं और बंकर से बाहर निकल सकते हैं जितने भी इजरायली हैं। अभी ये आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि हमले अब बंद हो गए हैं। लेकिन हमले के वक्त एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था। इजराइल ने अपना एयर स्पेस दोबारा खोल दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अटैक नहीं हो रहे। मुर्तजा, इसका मतलब यह है कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, अब वो अटैक थम गया है। एक साथ 100 मिसाइल दागी और उसके बाद स्टॉप। देखिए, अमेरिका को बहुत पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि मिसाइल जो है लॉन्च की जाने वाली हैं। इसमें वक्त लगता है। जब भी मिसाइल लॉन्च की जाती है तो उससे ये यूएस की सैटेलाइट जो हैं वो उनको ट्रैक करते रहती हैं, ईरान की लोकेशन से, चाहे फिर वो यूक्रेन के मामले में रशिया हो। इस वक्त जब इनको पता चला है कि मिसाइल और ज़्यादा फायर नहीं की जाएंगी, तभी इन्होंने इस तरह की जो अलर्ट जो है वापस लिया होगा। लोगों से कहा होगा कि आप बंकर में से निकल सकते हैं। एक खबर यह है कि इजराइल के जो पश्चिमी यानी कि भूमध्य सागर में जो उसके गैस प्लेटफॉर्म हैं उन पर अटैक हुआ है, यानी कि मिसाइल या ड्रोन उन पर भी अटैक कर चुके हैं। वहां आग लगने की जो विजुअल्स हैं वो हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये अटैक सिर्फ ईरान की तरफ से हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो यमन के हूती थे उन्होंने वार्निंग दी थी कि इजराइल के जो गैस प्लेटफॉर्म हैं भूमध्य सागर में वो भी उनके टारगेट पे हो सकते हैं। तो मुमकिन है कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हो जो ईरान से भी हुआ हो और यमन से भी हुआ हो, और यमन ने रेड सी के रास्ते जो भूमध्य सागर में उसके गैस प्लेटफॉर्म है वहां पर इस अटैक को अंजाम दिया हो, क्योंकि वो इसी रास्ते से पहले तेल अवीव पर ड्रोन अटैक कर चुका है। ये मेरे ख्याल से 17 या 19 जुलाई की एक बात है। ओके, अब एक और बात बता दूं, अब से कुछ देर पहले एंटोनियो गुटेरेस जो कि सेक्रेटरी है यूएन के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को अब ये पूरा का पूरा अटैक और ज्यादा एस्केलेट करने वाला है। आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न विद द एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन लेबनान एंड अपील फॉर एन इमीडिएट सीज फायर। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आई कंडेम द ब्रॉडनिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट विच विद द एस्केलेशन आफ्टर एस्केलेशन। और इसी पर इजराइल की तरफ से उनको कोट ट्वीट किया गया है और ये कहा है कि हम निंदा करते हैं कि आप अयोग्य हैं,
आप चाहते तो इस बात को रोक सकते थे, इस वॉर को रोक सकते थे, लेकिन आपने महज एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट है 181 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 10 मिलियन इजरायली सिविलियंस पर ईरान की तरफ से दागे गए हैं। तो ये मामला अब बहुत ज्यादा आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक हमले यहां पर तो हो ही रहे हैं और जुबानी हमले भी बड़ी बड़ी संस्थाओं और इजराइल के बीच शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल को बहुत जल्द मदद पहुंचाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन एक और जो तस्वीर आई है वो तस्वीर आपको दिखा देना चाहती हूं। ये तस्वीर आप देखिए, अभी जो बैठक चल रही है बंकर के अंदर, उस बैठक की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैठक की तस्वीरें हैं और इसी बैठक की तस्वीर को आप अगर मैं ट्रांसलेट करूं, क्योंकि यहाँ पर रिव्यू में लिखा हुआ है द चीफ ऑफ स्टाफ इज करंटली असेसिंग द सिचुएशन इन क्रिया। ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और ये जो सेटअप है, इस तरीके का सेटअप वहाँ पर बंकर्स में होता है। तेल अवीव में ऐसे बहुत सी जगह पर है, आपको एहसास भी नहीं होगा कि यहाँ पर IDF काम कर रही है और वहाँ पर काम अक्टूबर का महीना है। याद कीजिए, यही वो टाइम है 7 अक्टूबर जब हमास ने इजराइल पर, वहां के किबुत्स पर हमला किया था। और एक बार फिर आज जब हम बात कर रहे हैं, ये 1 अक्टूबर की तारीख जब ईरान इजराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागता है। अलग अलग इलाकों से अब तस्वीरें आने लगी है। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है, अब 2 मोर्चों पर ये जंग जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि 1500 मिसाइलों पर अब कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमला किया गया है। 1500 मिसाइलें कही जा रही है। ये बहुत बड़ा अटैक था। 1500 मिसाइल बहुत ज्यादा है। ये इजराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये मजबूर कर देगा, वो काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है कि जब नहीं, पर 100 से 1500 मुर्तजा, इसके माने क्या है? मतलब इसका मतलब है कि इजराइल में जितने, ईरान में जितने मिसाइल बेस थे वो इस वक्त एक्टिव थे और वो लंबे वक्त से वो लोड किए जा रहे थे। और इस बात की खबर अमेरिका को पहले से रही होगी, लेकिन उसने आज 1 से 1.5 घंटे पहले बताया कि ईरान जो है वो मिसाइल अटैक करने वाला है। इस लिहाज से देखा जाए तो पिछले 2 महीने से ईरान से पूछा जा रहा था कि वो इस्माइल हनिया की जो हत्या है उसका जवाब कब देगा, और आज 2 महीने बाद ईरान ने यह हमला किया है। और ख़ास बात यह है कि जब हसन नसरुल्लाह को मारा गया उसके बाद जो है ईरान ये हमला करने मजबूर हुआ। पर हानिया से ज्यादा नसरुल्लाह को लेकर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे। ईरान शिया बहुल इलाका है, नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह की जो पूरी की पूरी फौज है, आप भी जानते हैं मुर्तज़ा, वहाँ ये शिया जो पूरा का पूरा बहुल वो इलाका है। और ऐसे में कहा जा रहा था कि शिया को मार गिराया है वो जो जंग लड़ रहा था, और ऐसे में अगर ईरान कुछ ना करता, जैसा RSN संघ साहब कह रहे थे कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। नीरज और जावेद भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नीरज, अभी कोई डिटेल आपके पास, कोई जानकारी? जावेद, उसके बाद आपका रुख करूंगी मैं। देखिए रूपिका, 1500 मिसाइल की जो खबर है वो तो थोड़ी देर पहले बेनी बेंजामिन भी एक आकलन करके बता रहे थे कि 1000 से 1500 मिसाइल के हमले हुए होंगे। पिछली बार अप्रैल में 300 मिसाइल से हमला हुआ था। देखिए 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस हमले की। ईरान से अगर इजराइल का युद्ध होता है तो 2 देशों के बीच ये युद्ध पहली बार होगा, क्योंकि आपने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेबनान के खिलाफ इजराइल की लड़ाई नहीं है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है। यमन में हूती के खिलाफ है, यमन के खिलाफ नहीं है। तो 2 देशों के बीच पहला युद्ध होगा। दूसरी अहम बात की थोड़ी देर पहले मुर्तजा कह रहे थे कि तेल अवीव की क्या स्थिति है। देखिए तेल अवीव तो पश्चिमी कोने पर है इजराइल के वहां अभी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मिसाइलें गिरी जरूर है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस जो खोल दिया है, वो जानकारी एक बार फिर आपके सामने रखना चाहती हूँ। ईरान के हमले के बाद अब एयर स्पेस को खोल दिया गया। नीरज, इसका मतलब यह है कि बड़ा नुकसान नहीं है, जस का तस है। वो जो आयरन डोम जिस पर इतराता है इजराइल, वो एक बार फिर से काम कर गया। तो ये 1500 मिसाइल कहीं मुझे तो नहीं फिट बैठता है कि 1500 मिसाइल अगर दागी भी गई है तो इतना स्ट्रॉन्ग डोम सिस्टम के 1500 मिसाइल ने इससे नाबूद कर दी।
देखिए, आयरन डोम तो एक डिफेंस सिस्टम है रूबी का, जो कि यूज होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आपको इंटरसेप्ट करना है तो उसके लिए दूसरे एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम है, और वो इजराइल के पास बहुत एडवांस स्टेज के हैं। दूसरी अहम बात की कितने नंबर से आधिकारिक तौर पर आईडीएफ के लोग आकलन कर रहे हैं। जिस बैठक का आप जिक्र करिए, किरिया में जो इस वक्त बैठक चल रही है, जो वहां का डिफेंस हेडक्वार्टर है, उसमें यह आकलन किया जा रहा है। अभी तक कैजुअलिटीज की कोई खबर नहीं है, लेकिन हुई नहीं है ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि हुई भी हो, जहां गिरा हो, लेकिन होती कम है, इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग बंकर में चले जाते हैं, और इस तरह का आकलन पहले से था, अंदेशा था लोगों को कि हमला करेगा ईरान, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला है 7 अक्टूबर के बाद। दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, मुर्तजा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ईरान और यमन का हो सकता है हूती का एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हो। इसकी संभावना थोड़ी सी मुझे कम लगती है, क्योंकि अगर हूती का अटैक होता तो दक्षिणी के कोने में, जो कि एलात शहर है, इजराइल का सबसे दक्षिणी शहर, ये हमले हुए हैं नॉर्दर्न इलाके में, पश्चिमी इलाके में, पूर्वी इलाके में, सेंट्रल इजराइल में। नेगेव रीजन थोड़ा सा कम हमला हुआ है वहां, जो कि रेगिस्तानी इलाका है, जो कि डेड सी के बगल में है। तो उत्तर, मध्य, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण को छोड़ दे तो सभी इलाके में हमले हुए हैं। तो ये हमला बड़ा है रूबी का, और अब तक का सबसे बड़ा हमला। अगर इजराइल कोई कार्रवाई करता है, जवाबी कार्रवाई, तो ये युद्ध बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। ये लोग आकलन करें, क्योंकि अभी इजराइल जो है वो डिफेंस मोड में है, वो डिफेंस मोड में। इसलिए मैं जब पिछली मर्तबा इजराइल गई थी जी, तो वहाँ के लोगों ने ये कहा था कि हमारे यहाँ पर एक अलर्ट सिस्टम है, एक ऐप है, जिसको जो भी इजराइल में पहुंचता है, आरएसएन सिंह साहब जानते होंगे, उसे वो डाउनलोड करना होता है ताकि वो अलर्ट से वाकिफ रह सके। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके पास तो अलग चीज़ें होती है, वो तो घरों में भी उनके वो लगा हुआ होता है अलर्ट। लेकिन इस वक्त मैं देख रही हूँ वो जो रीसेंट अलर्ट है वो उसमें रेड मार्क्स कम होते हुए दिख रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी इस बड़ी खबर को आप समझ लीजिए। 20 F-3F फाइटर जेट को नष्ट करने का दावा, इसके माने देखिए, इसके मायने बहुत साफ हैं। ईरान ने इजराइल के नेवातीम एयरबेस पर अटैक किया है। नेवातीम एयरबेस ईरान के दक्षिण में है, और ये वो एयरबेस है जिसे कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरबेस है, और ये अमेरिका से भी ज्यादा सुरक्षित एयरबेस माना जाता है, क्योंकि यहां पर इजराइल के तीनों जो लेयर हैं एयर डिफेंस सिस्टम के, वो यहां पर मौजूद हैं। सबसे प्रोटेक्टेड एयरबेस माना जाता है, और अगर यहां पर ईरान ने अटैक किया है तो ये बहुत बड़ा झटका है। अभी इजराइल के पास जो है वो करीब 35 के आसपास F-35 जेट हैं, और ये लॉकहीड मार्टिन F-35 की बात कर रहे हैं। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर है, जो दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर है, और ये लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। और इस जहाज के बारे में कहा जाता है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता है, और यही जहाज होगा अगर कभी इजराइल जो है वो ईरान पे हमला करेगा तो इसी जहाज से हमला करेगा। और अगर ईरान ये दावा कर रहा है, दर्शकों को एक बार बस बता देना चाहती हूँ कि ये किस F-35 का जिक्र कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अगर इसे जूम करके बता पाए तो ये है। ऐसे कहा जा रहा है 20 स्टेल्थ फाइटर जेट जो हैं उनको नष्ट कर दिया है किसने? ईरान ने। ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, मुर्तजा जैसा बता रहे हैं। ऐसे अगर वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये सबसे मॉडर्न किस्म के फाइटर जेट्स है, और अगर ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ऐसे 20 F-35 फाइटर जेट नष्ट कर दिए हैं, ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये रीसेंट अलर्ट दिखाती हूँ। ये अलर्ट आप देख रहे हैं, ये वो अलर्ट है जो अब से कन्फ्रंटेशन लाइन पर 58 मिनट पहले आया था। ये वो इलाका है जहां पर हाइफा का जिक्र कर रहे थे अभी यहाँ पर मुर्तजा, लेकिन ये वो इलाका है देखिए जहां पर अब थोड़ा बहुत अलर्ट है, बाकी पूरा का पूरा इलाका यहाँ ठीक ठाक नजर आ रहा है। लेकिन ईरान जो दावा कर रहा है वो अलग है। अगर जो ईरान दावा कर रहा है, अभी 1 घंटे पहले की स्थिति ये थी, यानी वो जो मैप अभी देख रहे थे आप, वो मैप अब सिमटते हुए यहाँ पर पहुँच गया है, बस इतना। ये इलाके जो हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, इन सबको इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया गया है। और ये 1 घंटे पहले की तस्वीर है। अब रीसेंट अलर्ट अगर मैं आपको बताऊं 59 मिनट पहले का है, और वो रीसेंट अलर्ट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इमेज दे रहा है। इसके माने क्या है वो आप नीरज से समझिए। नीरज,
ये अलर्ट बताता है कि इजराइल में एक तो एयर स्पेस खोल दिया गया है और दूसरा ये कि ये जितने भी रेड साइंस थे वो जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने तो 20 F-35 जेट्स जो हैं वो इनके नष्ट कर दिए हैं। कौन सही इस वक्त? देखिए, ईरान की तरफ से दावा है, वो दावा किया जा रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से जब तक आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं आता तो ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज, आप जिस ऐप का जिक्र कर रही थी, जोफार भी उसमें है, जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। अगर आप 10:20 के आसपास रूबिका देखिएगा, उसके पहले आधे घंटे पहले और 10:20 के आसपास, तो आपको बहुत सारे रेड अलर्ट दिखेंगे और उसी वक्त ईरान की तरफ से इजराइल पर ज्यादा हमला हुआ। दूसरी अहम बात कि जिस दावे का जिक्र कर रही थी आप ईरान का, ये तो इजराइल की बैठक के बाद पता चलेगा। जो इस वक्त वहां के बड़े सैनिक अधिकारी जो हैं वो बैठक में मौजूद है और उसके आकलन के बाद वो जवाबी कार्रवाई करते हैं कि नहीं, देखना होगा। पिछली बार आपको याद होगा, अप्रैल के बाद कोई जवाबी कार्रवाई इजराइल ने नहीं की थी, लेकिन इस बार नेतन्याहू ने। एक बात समझनी है, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, RSN सिंह साहब से भी, मुर्तजा से भी और जावेद से भी। अभी जो दर्शक न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है। यानी क्या ईरान सिर्फ एक मैसेजिंग या मैसेज देने की कोशिश कर रहा था? 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागते हो, 20 F-35 नष्ट करने का दावा करते हो, लेकिन कैजुअलिटी की कोई एक खबर तक नहीं आती है, कोई एक विजुअल तक नहीं आता है। नीरज, देखिए, कैजुअलिटी की जहां तक बात है, कैजुअलिटीज इसलिए कम होती है, चाहे आप गाजा के बॉर्डर की बात करें, लेबनान के बॉर्डर की बात करें या फिर इस हमले की बात करें, वो इसलिए कम होता है क्योंकि ज्यादातर लोग बंकर में चले जाते हैं। एयर स्ट्राइक तो किया नहीं है, मिसाइल से हमला किया है। जहां एयर स्ट्राइक करते हैं उसमें अगर आप बंकर में भी हैं तो उम्मीद होती है कि जिस बिल्डिंग पे वो हमला होता है तो बंकर में भी छुपे होते हैं, तो वहां लोगों की जान जा सकते हैं। जो मिसाइल से हमले होते हैं उसमें ज्यादा को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। जो कुछ जमीन पे गिरते हैं उसमें बहुत सारे खाली इलाकों में गिरते हैं, और जो बिल्डिंग पे गिरते हैं तो वो बिल्डिंग को तो नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन जान का नुकसान कम पहुंचाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी ईरान की तरफ से हमला हुआ है तो कैजुअलिटीज कम हुई है। अप्रैल के हमले में भी देखा होगा आपने। मुर्तजा इस बारे में और डिटेल बता सकते हैं। दूसरी अहम बात की आपने कहा कि इतने मिसाइल से हमले हुए, तो बहुत सारे मिसाइल को उन्होंने इंटरसेप्ट भी किया है। इसके अलावा बार बार देखिए, एक बात हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे बता दें कि जो बार बार दक्षिण का ज्यादातर इलाका है, आमतौर पे दक्षिण के इलाके को, इजराइल का जो सेंट्रल इलाका है उसको हम दक्षिण के इलाके को मान लेते हैं, लेकिन नेगेव एक क्षेत्र है, वो दक्षिण का मूल इलाका है इजराइल का। वहां बहुत कम रेड अलर्ट हुए हैं, वहां न के बराबर हमले हुए, लेकिन थोड़ा सा दक्षिणी जो कोना है वहां जरूर हमला हुआ है। लेकिन इस हमले के बाद जो आकलन है, जो जिस फाइटर जेट को मारने का दावा कर रही है ईरान की सेना, वो देखना होगा कि इजराइल की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक तौर पे आता है। अब तक तो न कैजुअलिटीज का आकलन है न नुकसान का आकलन है। मीटिंग के बाद पता चलेगा। IDF की तरफ कुछ जगह से तस्वीरें आने लगी है नीरज। जब मैं आपसे बात कर रही थी उस बीच फोन खंगाला और वो तस्वीरें आने लगी है, और वो तस्वीरें बता रही हैं कि अलग अलग जगहों पर बिल्डिंगों को जरूर नुकसान पहुंचा है। जैसे देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीर आई है, ये देखिए, जूम करके ये तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं मैं। बताया जा रहा है कि ये एक इजराइल में एक इलाका है जहां पर ईरानियन अटैक की वजह से बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिख रही होगी, ईरान का अटैक, और अटैक के बाद पूरे इलाके को आप चारों तरफ से, अभी जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, ये सिविलियंस हैं जो बाहर निकल के आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इजराइल में जहां अटैक हुआ, ये देखिए, ये मैं इसको यहाँ पर रोकती हूँ, ये वो इलाका है। ये देखिए, बड़ा सा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा गड्ढा है। मिसाइल को इंटरसेप्ट जरूर किया गया, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ा टुकड़ा यहाँ आकर गिरा हो, और बिल्डिंग को देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचाया। अच्छा, यहाँ इस बिल्डिंग के आप दीवार पर देख रहे होंगे छोटे छोटे छेद आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि तस्वीरें इसलिए छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो तीखे, उसे क्या कहते हैं मुर्तजा? ये शार्पनल्स होते हैं। शार्पनल्स, हाँ, वो शार्पनल्स होते हैं जो बड़े लेवल पर। एक बार फिर सायरन बजा है तेल अवीव में सायरन बजा। इसका मतलब लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल में। फिर बज गया है सायरन मुर्तजा। देखिए, अब सायरन बजेगा, हो सकता है, मुमकिन है कि अब जो अटैक है वो हिजबुल्लाह की तरफ से भी आ सकता है,
क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट्स हैं, ऐसी मिसाइल्स हैं जो तेल अवीव तक पहुंच सकती हैं। तो मुमकिन है कि अब हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ, अभी मालूम नहीं है, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से अटैक होता तो इजराइल की तरफ से अपने नागरिकों को बंकर से बाहर आने के लिए नहीं कहा जाता, एयर स्पेस नहीं खोला जाता। लेकिन अगर ये अटैक हुआ हो सकता है तो ये हिजबुल्लाह की तरफ से हो सकता है, जिसको लेकर सायरन बज रहा है। क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया गया है। मतलब क्लस्टर बॉम्ब वो होता है कि आप एक बड़े से इलाके में, क्योंकि देखिए नीचे लगातार ऐसी जानकारी आ रही है कि ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब से भी अटैक किया हो सकता है। क्लस्टर बॉम्ब के माने क्या है? देखिए, क्लस्टर बॉम्ब क्या होते हैं कि एक बड़े जैसे हम मिसाइल देखते हैं तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें हम वॉरहेड रखते हैं। वो मिसाइल का जो तिकोना हिस्सा ऊपर होता है उसमें हम वॉरहेड रखते हैं, और उन वॉरहेड्स में कई तरह के बॉम्ब्स हो सकते हैं जो एक निश्चित ऊंचाई पे आकर वो फट जाते हैं। तो इससे ताकि वो नुकसान जो हो मैक्सिमम हो, ज़्यादा कैजुअलिटी हो या ज़्यादा तबाही हो, इस तरह के जो क्लस्टर बॉम्ब जो हैं वो हवाई जहाज से दागे जाते हैं, मतलब कि गिराए जाते हैं। और मिसाइल्स में भी इस तरह के क्लस्टर्स का या बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है जो जिसमें छर्रे होते हैं या और दूसरी चीज़, वो एक निश्चित ऊंचाई पर आकर वो फट जाता है ताकि उनकी बारिश हो, बहुत तेज़ी से वो अपने टारगेट दबड़े और उनको ख़त्म कर दें। इस वक्त जो ईरान जो है वो अपनी जो एयर डिफेंस जो है उस पर उसका काफ़ी जोर होगा, क्योंकि इसे मालूम है कि अगले दिन यानी कि सुबह अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से जवाब आएगा। अभी तक ईरान ने इस युद्ध से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब उसके लिए यह मुमकिन नहीं है। वो इस युद्ध में शामिल हो गया है और ये कह सकते हैं कि अब इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ये जो बैठक हो रही है उस बैठक में नेतन्याहू भी मौजूद है। तेल अवीव में ही नेतन्याहू मौजूद है, पीएम है, रक्षा मंत्री है और बाकी सेना के प्रमुख हैं, बड़े अधिकारी हैं जो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये बैठक खत्म हो और उसके बाद क्या आगे का कोर्स ऑफ एक्शन इजराइल की तरफ से होगा, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि शुरू उन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे। सेना प्रमुख को बैठक में बुलाया गया है, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद है और साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तेल अवीव में मौजूद है। वहां बंकर में ही किसी ने भी जंग शुरू की हो, चाहे वो इजराइल अरब वॉर हो, चाहे वो दूसरे मोर्चे से जंग की शुरुआत की गई हो, 6 डे वॉर हो, शुरुआत किसी और ने की लेकिन इजराइल ने उसे खत्म किया है। और इसीलिए अब इजराइल आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। मुर्तजा, देखिए, अब ईरान से जो मिसाइल दागी गई हैं वो हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से वो 1800 किलोमीटर का जो फासला है तय करके इजराइल पहुंची हैं। इस मिसाइल को पहुंचने में करीब 10 मिनट लगे होंगे और ये वक्त बहुत होता है अगर आप ट्रैक कर लें किसी भी मिसाइल को कि वो आ रही है तो आप उसे रोक सकते हैं। हाँ, आपके पास ट्रैकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो इजराइल के पास है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर का है। पहला लेयर जो है वो है उसका एरो डिफेंस सिस्टम जो 200 से 250 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को रोक सकता है, और वो ऐसा तब कर देगा जब मिसाइल जो है वो इजराइल के एयर स्पेस में होगी भी नहीं। मुर्तजा, बस एक चीज मुझे पूछनी है, ईरान से यहाँ आने में आप कह रहे हैं 5 घंटे? ना 10 से 12 मिनट, या वो मिसाइल की स्पीड पे डिपेंड करता है, वो 12 मिनट 10 मिनट इतना लेगी। 10 मिनट? हाँ। 5 घंटे पहले जब ये अटैक हुआ पहला, 5 घंटे पहले अमेरिका ने इजराइल को सूचित कर दिया था, तो आई एम श्योर कि इनको इस बात का एहसास होगा। यही वजह है कि वहाँ पर सारे जो फैसले होते हैं कि आपको अपना एयर स्पेस जो है उसको बंद कर देना है, आपकी एम्बेसीज अलग अलग जगह पर जहाँ पर आप वीज़ाज देने के लिए तैनात रहते हैं वो बंद कर देना है। तो ये जानकारी कहीं ना कहीं इजराइल को होगी कि ईरान ने अगर कहा है तो वो उसकी तैयारी करके बैठा होगा। ये हानिया के मरने के बाद से इजराइल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर इसमें कैजुअलिटी कम से कम हुई है तो ये इजराइल का बहुत अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। मैं अगर एक वॉर के हिसाब से कहूँ, क्योंकि 1500 मिसाइल अगर दागी जाएं तो उनको रोकना और अपने नागरिकों को बचाना ये बड़ी बात है। इजराइल इसके लिए हमेशा तैयार रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसका पहला जो लेयर जो है जो एयर डिफेंस सिस्टम का, वो
इजराइल के एयर स्पेस में कोई भी मिसाइल या ड्रोन आने से पहले उसे खत्म कर सकता है। इसके बाद डेविड स्लिंग है जो 150 किलोमीटर की रेंज जिसकी है, और इसके बाद आयरन डोम है। मान लीजिए कि एरो और डेविड स्लिंग से भी मिसाइल या कोई ड्रोन मिस हो जाता है। ये तो बड़ी खबर आ रही है, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। आरएसएन सिंह साहब, आरएसएन सिंह साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं आपका रुख करती हूँ। नीरज, अगर ईरान ये कह रहा है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया है, धावा बोल दिया है, और अब तक इजराइल की तरफ से इस बारे में कोई सूचना नहीं है। देखिए बिल्कुल अभय, अगर मोसाद के हेडक्वार्टर पे देखिए, थोड़ी देर पहले जब ये हमले शुरू हुए थे तो इस तरह की खबर आई थी, लेकिन अभी तक आईडीएफ इस तरह की चीजों को आईडीएफ आधिकारिक तौर पे घोषणा करते कि वो उन्हें कहां नुकसान हुआ है, ये इसके बारे में मीटिंग के बाद पता चलेगा। और उसी का आकलन किया जा रहा है कि क्या मोसाद के हेडक्वार्टर पे भी वो कोई भी मिसाइल का हिस्सा पहुंचा या मिसाइल वहां डायरेक्ट हिट किया है। कीरिया में ये बैठक चले, मोसाद का हेडक्वार्टर उसके आसपास जरूर होगा, लेकिन मोसाद के हेडक्वार्टर पर डायरेक्ट कोई मिसाइल हिट हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पे इजराइल की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ईरान जी 9 घंटे पहले हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया है, हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। 9 घंटे पहले की यह खबर है। देखिए बिल्कुल हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया था, लेकिन ईरान के मिसाइल ने क्या मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट तो किया होगा, लेकिन क्या हिट किया है कि नहीं, दोनों में दो बातें अलग अलग है। आप टारगेट करते, कई बार हिट नहीं करते, कई बार हिट हो जाता है, लेकिन रॉकेट जब हमला करते हैं तो कई बार हिट हो जाता है, लेकिन वो टारगेट पे कई बार नहीं रहता। तेल अवीव में ऐसे कई हमले हुए थे हमास की तरफ से, जब वो भले न टारगेट पे लिए हो लेकिन वहां गिरा हो। जैसे अभी आपको याद होगा यमन के हुती की तरफ से एक ड्रोन अटैक जो हुआ था, वो अमेरिकी दूतावास के महज 50 मीटर के बगल से गया था। हो सकता था वो अमेरिकी दूतावास को हिट कर जाता, टारगेट पे वो नहीं था लेकिन हिट कर सकता था। तो ऐसे हमले होते हैं, लेकिन सबसे अहम बात अभी तक आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया गया है कि कितने मिसाइल से हमले किए गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल से हमला हुआ है। मतलब 1500 मिसाइल। अभी भी ये दावा जरूर किया जा रहा है ईरान की तरफ से या ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही है, लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है वो ये है कि 150 से 300 मिसाइलें दागी गई हैं और उनको टाइम रहते इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ये जानकारी अब तक आ रही है और जो मेरे ख्याल से थोड़ा व्यवहारिक भी लग रही है। अब देखेंगे आगे किस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि अभी दावे तो बहुत कुछ की जा रहे हैं। और अगर मोसाद का हेडक्वार्टर है, अगर वो उसको उड़ाया गया है तो ये मुमकिन है। ईरान के पास एक कैपेबिलिटी है। ईरान की मिसाइल्स जो हैं, खासकर खुर्रम शहर, वो मिसाइल जो है वो 5 मीटर के दायरे में गिरती है। और हमने 8 मुझे अगर सही बोल रहा हूँ 8 जनवरी 2020 जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जब ईरान ने हमला किया था इराक के एयरबेस पे जहां अमेरिका की फोर्स तैनात हैं, तो वहां पे उसने उनके जो बंकर्स हैं और जो उनका जो एयरक्राफ्ट के शेड्स हैं वो उड़ा दिए थे, तबाह कर दिए थे। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, बस सूत्र ये बता रहे हैं नीरज के इजराइल, जॉर्डन, इराक, इन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है एंड दैट इज द परफेक्ट रूट टू ईरान। अगर इजराइल, जॉर्डन और इराक अपने एयर स्पेस को अगर बंद कर देते हैं तो इसके पीछे कोई तो रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी दिख रही है। हाँ, ये अंडरस्टैंडेबल है कि पूरा का पूरा इलाका अभी रेड जोन में तब्दील हो गया है, लेकिन ये फिर वो मुफीद पूरा का पूरा रूट बन जाता है ईरान की तरफ। बिल्कुल, ये शॉर्टेस्ट रूट है। और यहाँ पर अगर आप एयर स्पेस लॉक करने का मतलब है कि कोई भी आसमान में किसी भी तरह की एक्टिविटी वो मंजूर नहीं करेंगे। और अगर कोई जिसे हम यूएफओ यानी कि जिसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है तो उसे वो मार गिराएंगे। और जॉर्डन के पास ये कैपेबिलिटी है, उसके पास पैट्रियट सिस्टम है अमेरिका के दिए हुए। और अगर उसने पिछली बार तो इनकार किया था, लेकिन मुमकिन है कि उसने इस बार इस खतरे को देखते हुए ईरान की कुछ मिसाइलों को रास्ते में खत्म किया हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। नीरज एक और बात मैं बता दूं, इजराइल पर हमले से पहले ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका और रशिया दोनों को सूचित कर दिया था।
देखिए हो सकता है उन्होंने सूचित किया और शायद उसी के बिना पे अमेरिका ने पहले से अलर्ट कर दिया था, लेकिन इस तरह के हमले की आशंका पहले भी थी, पिछली बार भी था और इस बार भी था। देखिए इराक, जॉर्डन और सीरिया 3 ऐसे देश हैं जो बीच में आते हैं सीधे तौर पे। जब आप मिसाइल अटैक करते हैं या तो वो जॉर्डन के रास्ते जाएगा या फिर इराक के रास्ते जाएगा या सीरिया के रास्ते जाएगा। अगर इराक और जॉर्डन की तरफ से कोई ऐसा फैसला ले लिया जाता है कि वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे या जॉर्डन बीच में गिरा देता है ईरान के मिसाइल को, तो ये इजराइल के लिए अच्छी बात है। लेकिन जॉर्डन इस युद्ध में खुद को नहीं झोंकेगा, क्योंकि अगर जॉर्डन झोंकता है तो जॉर्डन का कोई एक ऐसा पोर्ट है अकाबा जो कि एलात के बगल में है, उसको इजराइल कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जॉर्डन की पूरी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण वो बेस है, अकाबा है एलात के बगल। लेकिन नीरज इसको ऐसे देखिए ना कि ये हो सकता है इजराइल के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, क्योंकि जॉर्डन अपने एयर स्पेस को वहां के हालात को देखते हुए बंद करेगा, क्योंकि लगातार एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स और फायर हो रहा है। अगर वो बंद करेगा तो इसके मायने हैं कि कोई भी चाहे मिसाइल हो चाहे एयरक्राफ्ट हो वो उसको मार भी गिराएगा। ये बहुत सीधी सी बात है। तो जॉर्डन ने अगर अपना एयर स्पेस बंद किया है तो ये बात साफ है कि वो किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर से गुजरने नहीं देगा। और अगर ये अलर्ट उसके पास आ गया था तो उसने मुमकिन है कि ईरान के हमले को रोकने में कुछ योगदान जरूर दिया हो। लेकिन अब ये बात है कि नहीं, अब कॉन्फर्मेशन भी आ गया है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अब ये कॉन्फर्मेशन इजराइल की तरफ से, इजराइल के अधिकारियों की तरफ से आने लगा है कि इस अटैक में, ईरान के इस अटैक में, इस हमले में किसी तरह का कोई मेजर नुकसान, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जावेद खबर यह आई थी कि ईरान ने दावा किया है कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है, और ऐसे में उसको फौरन काउंटर करते हुए इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हमें चीजें हैं जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, उसमें नंबर्स बताए जा रहे हैं मिसाइल्स के कितने हैं, लेकिन जो जंग है वो जंग के मैदान में नहीं लड़ी जाती, सूचनाओं के आधार पर भी लड़ी जाती है। और यही वजह है कि ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन उसकी पुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक इजराइल अपनी तरफ से ना कहे। देखिए, हम हिजबुल्लाह और ईरान की कम्युनिकेशन को ट्रैक कर रहे थे, उसमें थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि इस्माइल हानिया और हसन नसरल्ला, ये जो अभी कार्रवाई ईरान की नजर आती है, कहीं ना कहीं हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया, हिट किया, एलिमिनेट किया हसन नसरल्लाह को, उसके बाद ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और उसके बाद ईरान पर कहीं ना कहीं एक दबाव था कि अब वो कुछ एक्शन ले, क्योंकि इससे पहले इस्माइल हानिया की को जब एलिमिनेट किया था इजराइल ने खुद ईरान की धरती पर, तो उसके बाद से दबाव ईरान पर बन रहा था। और अब वो तस्वीर दिख रही है, लेकिन जिस तरह की अब ये सामने इजराइल की तरफ से आ रही है, कोई कैजुअलिटीज, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जैसा कि मुर्तजा बता रहे थे कि अगर इजराइल कामयाब रहा है इतने बड़े अटैक के बाद भी, तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। अभी असेसमेंट किया जाना होगा इजराइल की तरफ से, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी होता है। और ये बात आपने बिल्कुल सही की है। एक तरफ तो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागकर हमले होते हैं, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन वॉर भी बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर खेला जाता है। अब मुर्तजा, अगर ये कहा जा रहा है कि 2 waves ऑफ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वर लॉन्च्ड एट इजराइल, 2 waves के माने क्या है? मतलब एक के बाद एक। बिल्कुल, पहले मान लीजिए कि अगर 300 मिसाइल हैं, 1500 मिसाइल, जो भी फिगर्स है, उसमें आधी मिसाइल जो हैं वो पहले राउंड में दागी गई, और उसके हिसाब से देखा गया कि भाई किस तरह से इजराइल का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरी जो खेप है ईरान ने वो फायर की। अब ये जो मुर्तजा रोक रही हूँ, ये तस्वीरें देखिए ANI पर, ये तस्वीरें आई है और ये तस्वीर बता रही है कि जब ईरान ने हमला किया इजराइल पर तो आसमान कुछ इस तरीके से था। आपको एक ट्रेल नजर आ रही होगी, ये ट्रेल देखने में दूर से बड़ी खूबसूरत दिख रही होगी, लेकिन ये वो मिसाइल्स है, बैलिस्टिक मिसाइल, जिनका रुख इजराइल के पास है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की ये तस्वीरें उस बात की पुष्टि करती है, एक के बाद एक मिसाइलें ये देखिए, और 2 वेव्स का जिसका हम जिक्र कर रहे थे मुर्तजा। देखिए, मैंने इसमें अभी जो स्क्रीन देखी उसमें मैंने करीब 30 तो मिसाइल जो है, वॉरहेड जो है
वो मैंने गिन लिए। हाँ। और ये जब हम मिसाइल फायर करते हैं तो एक मिसाइल तो लंबी होती है 10 मीटर 12 मीटर, लेकिन जब ये अटैक अपने लोकेशन पे जाके गिरती है तो एक वॉरहेड गिरता है वो। तो ये जो हम देख रहे हैं ये वॉरहेड है। तो अब जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं तो 25 से 30 जो वॉरहेड हैं वो गिरे हैं, या वो एंड मतलब कि आखिरी उसमें अपने निशाने या टारगेट पास पहुंचे हैं वो। तो यहाँ पर ये कितनी मिसाइल दागी गई, सक्सेस रेट क्या रहा ईरान का, ईरान अब इस पर स्टडी करेगा। और ये विजुअल जो हैं ये ईरान के जो असेसमेंट है उसके लिए भी काफी काम आएगा। मैं चाहूंगी कि एलईडी पर ये तस्वीर हमें दीजिए, क्योंकि जो बात अभी मुर्तजा कह रहे थे कि देखते ही देखते 30 जो मिसाइल है वो तो गिन ली गई है। अगर एलईडी पर आप ये पूरी की पूरी तस्वीरें दे दे ईरान के हमले की, ये तस्वीर देखिए। अब हम आपको बताते हैं, ये एक के बाद एक जो आपको चमकती हुई डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये मिसाइल्स है ना। अब ये मिसाइल अपनी टारगेट तक बढ़ रही है। अब इसमें कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हाँ। अब लेकिन बात यह है कि इसमें कितनी इंटरसेप्ट हुई अभी हम ये जो है, ये देखिए ना, ये एक है, ये एक जी, मिसाइल है, जी, ये 2 मिसाइल है, ये 3 है, ये छोटे छोटे डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमने देखा नीचे जो इम्पैक्ट किया है, जो ये नीचे तेल अवीव शहर हो जिसमें ख्याल से, हाँ। अब यहाँ पर ये मिसाइल गिरी हैं। अब इसमें से कुछ जो है वो ईरान के इजराइल के आयरन डोम सिस्टम जो है वो भी फायर किए गए हैं। हाँ। और वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन इसमें कितने कामयाब हुए ये अब देखने वाली बात है। ये ताजा तस्वीरें हैं, आपको बता दूं। अब तक जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो मोबाइल से ली गई तस्वीरें थी, लेकिन अब ये वो क्वालिटी है जहां साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि ईरान ने जब वो 2 वेव्स लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी इजराइल की तरफ, तो आसमान कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था। ये वो खतरे की घंटी है जिसकी सूचना अमेरिका ने बहुत पहले दे दी थी, और ये भी सूचित कर दिया था कि रात के वक्त में ये हमला होगा। 12 से 24 घंटे के भीतर ये हमला होगा, और ये हमला पूरे इजराइल पर किया जाएगा। अब देखिए अब अगला राउंड क्या होता है। क्या सुबह तक हम कोई और हमला देखते हैं, क्या रात में फिर दोबारा हमला होगा, ये देखने वाला होगा। और इस वक्त जो इजराइल जो है, ईरान भी, दोनों जगह होंगे, लोग वहाँ के जगह होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या रिटेलिएशन सुबह होगा या उससे पहले होगा, क्या ये सिर्फ इजराइल की तरफ से होगा या अमेरिका की तरफ से होगा। अमेरिका के पास जो है ऑप्शन ईरान पे हमला करने के लिए हैं, लेकिन क्या वो करेगा, क्योंकि तब पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं, उसके बहुत से अड्डे हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, सऊदी अरब में हैं, जॉर्डन में हैं। अब यहाँ पर क्या वो चाहेगा कि ईरान इन पे पलटवार करे, और ये अमेरिका के लिए बहुत रिस्क वाली चीज़ होगी, क्योंकि तब उसका पैर उखड़ना ये एक तरह से हम कह सकते हैं अमेरिका के लिए बहुत खतरा होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अमेरिका के एयरबेस या मिलिट्री बेस पे हमला होता है तो उसकी जो इन देशों को बचाने वाली छवि है, जो एक अम्ब्रेला देता है अमेरिका इन देशों को, वो जो है उस अम्ब्रेला को लेकर सवाल उठ जाएंगे। तो एक जो सिक्योरिटी गारंटी है अमेरिका की, उस पर सवाल उठ जाएंगे अगर अमेरिका रिटेलिएट करता है ईरान पे, क्योंकि तब ईरान जो है वो इन अड्डों पे भी हमला करेगा। और जैसे बताया कि 40,000 सैनिक हैं, और इन 40,000 सैनिकों को अमेरिका नहीं चाहेगा किस तरह नुकसान पहुंचे। और एक बात और है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान और सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो एक वाटरवे है, जो रास्ता है जो फारस की खाड़ी में खुलता है और दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी है। अब जो यहाँ पर अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल के दाम समझ लीजिए, अभी पेट्रोल जो है वो, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुर्तजा, मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, बहुत नजदीक से आप उस मिसाइल को आते हुए देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो क्लैश है वो ये दिखाता है कि जो आयरन डोम है उसने इंटरसेप्ट कर दिया है। उसने